नंबर ऑफ पेशेंट्स उसमें पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट। हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जल्दी डायबिटिक हो जाते हैं जेनेटिकली। हमारी जो फैट्स बनती हैं वो हमारी विसरल फैट बनती हैं, दैट मीन्स कि हमारे ऑर्गन्स पे बनती हैं। टाइप 1 के लिए तो हेल्प हो जाएगी। टाइप 2 जो है रिवर्सिबल है। जब सेल अपने अंदर से ट्रैश खाता है तो सेल साफ हो जाता है। वक्त हुआ है हेल्थ सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी अहम बीमारी के बारे में जिसे पहले सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों का ही मसला समझा जाता था, मगर अब तो ये बीमारी नौजवानों और यहाँ तक के बच्चों को भी मुतासर कर रही है। और वो बीमारी जिसका ताल्लुक सिर्फ मीठा खाने से नहीं बल्कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारी आदत और हमारे जेनेटिक्स से भी है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं शुगर की, डायबिटीज़ की, जो आजकल की दुनिया भर में अगर कहा जाए साइलेंट किलर के तौर पे जानी जाती है। ये बीमारी ना सिर्फ इंसान की तवानाई को ख़त्म करती है बल्कि अगर इस बीमारी पर आप बर वक्त इसका इलाज ना करें तो ये कभी हमारा दिल, गुर्दे, आंखें या किसी भी बॉडी ऑर्गन को अटैक कर सकती है। क्या ज़ियाबितस को रोकना या इससे रिवर्स करना मुमकिन है? इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी की अगर हम बात करें, इस तरह की जदीद तहकीकात ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं और क्या ये तरीके टाइप 1 और टाइप 2 दोनों किस्म के शुगर मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हैं? इन तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट से जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज से शुगर डॉक्टर मुबीन सैयद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में ज़ियाबितस के अगर हम तादाद की बात करें तो मौजूदा मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है, क्या वाकई ये तादाद दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे यहाँ जो रेशो है इसके बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल। हमारा जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंस के हिसाब से, दैट इज़ 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज़ है, उस हिसाब से दुनिया का टॉप मुल्क है। हमारे 26.7% जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, दे आर डायबिटिक। और ये वो हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को डायग्नोज करवाया हुआ है। और अभी बहुत सारे हैं जिन्होंने डायग्नोज ही नहीं करवाया। हमारे रूरल एरियाज में आई एम श्योर दैट देयर आर लॉट मोर। नंबर ऑफ पेशेंट्स, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पेशेंट्स, उसमें पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट। हमसे ऊपर है चाइना और इंडिया। पर आप उनकी पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। चाइना के अंदर है 144 मिलियन लोग जो डायबिटिक हैं। इंडिया में है 74 मिलियन लोग। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग। तो ये भी हमारी पॉपुलेशन उनसे कोई 1/3 पता नहीं क्वार्टर होगी। तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। इसकी क्या वजूहात देखते हैं डॉक्टर साहब, आप जो मेनली आपने ट्रीट भी की है, आपकी ऑब्जर्वेशन केसेस में भी आती है? जी देखिए, एक तो हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हम लोग जनरली जल्दी डायबिटिक हो जाते हैं जेनेटिकली। दूसरा, हमारी जो फैट्स बनती हैं वो हमारी विसरल फैट बनती हैं, दैट मीन्स कि हमारे ऑर्गन्स पे बनती हैं। अच्छा। पेट के बाहर नहीं होती, अंदर बाहर नहीं, ऑर्गन्स पे है। जी, ये भी हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फैटी लिवर हो जाना करेक्ट किसी का। करेक्ट। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल, वाओ, हमारे स्ट्रेसेस यस, और पोल्यूशंस मेन कॉज। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि हर बंदा ये सवाल कर रहा होता है, ये जानने की कोशिश में लगा रहता है कि शुगर को क्या मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर सकते हैं या इसका क्या तरीकाकार है और क्या हर किस्म की जो शुगर है ये रिवर्सेबल है? सो टाइप 1 तो रिवर्सिबल नहीं है। नहीं है। एक स्टडी आई है कुछ 2-3 महीने पहले चाइना से, जिसमें उन्होंने टाइप 1 के लिए भी एक होप प्रोड्यूस किया है कि जो हमारे पैंक्रियास के सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल, जो लुबलुबा है हमारा, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं। सही। और फिर वो नालियों से निकलते हैं इंसुलिन और जाती है अंतड़ियों में। तो वो जो नालियां हैं उसके सेल्स को उन्होंने इंसुलिन बनाना सिखाया। अच्छा। तो कल को टाइप 1 के लिए तो हेल्प हो जाएगी। टाइप 2 जो है रिवर्सिबल है। टाइप 2 रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल। किन तरीकों से जरा ये भी बता दीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा। जी, जो सबसे अहम बात है वो है ऑटोफेजी या इंटरमिटेंट फास्टिंग। होता यह है कि अगर आप ये पड़ा हुआ सेल समझ लीजिए, ये जो छोटा सा बॉल है जी, जब हम खाना खाते हैं थ्रू आउट अ लाइफ, तो हमारे सेल्स के अंदर ट्रैश इकट्ठा होता जाता है। ठीक है। देखिए, हम यही चीज़ें खाते हैं यंगस्टर एज में तो हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा होता, और वही खाते हैं 50 साल में तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। राइट। उसकी वजह यह है कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे सेल्स के अंदर ट्रैश इकट्ठा होता है। जब वो एक ख़ास स्टेज तक आ जाता है तो उसके बाद सेल अपना फंक्शन करना ख़राब हो जाता है। सही। उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, उससे इंसुलिन सिक्रीशन में मसला होता है।
अब अगर हम करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, फाका करें, तो सेल जो है ना उसके अंदर एक क्लॉक लगा हुआ है। वे कहता है यार मुझे कितनी देर खाना नहीं मिला, 2 घंटे नहीं मिला, कोई बात नहीं, 4, 6। जब 6 घंटे के बाद फाका होता है तो सेल अपने अंदर से वो ट्रैश खाने लग जाता है। सुभान अल्लाह, उसको जबरदस्त। कहते हैं ऑटोफेजी। ठीक है, जब सेल अपने अंदर से ट्रैश खाता है तो सेल साफ हो जाता है। नीट, जब वो साफ हो जाता है तो फंक्शन करने लग जाता जबरदस्त, है। इस वजह से ये रिवर्स हो सकती और इसलिए कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भूखा रखें और जब भूख महसूस हो ज़्यादा वाली तभी खाएं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ बहुत आम हो गई है। जी। रिसर्चेस भी कहती हैं कि 1/3 से ज़्यादा ख़वातीन में डायबिटीज़ हो गई है। जी। वजह क्या है इसकी? है। देखिए ख़वातीन का एक तो वही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अच्छा, उनका भी जेनेटिक उनका भी है। नंबर 2 ख़वातीन की प्रेगनेंसी। अक्सर ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हो जाती हैं बिल्कुल सुना और उन्हें है। पता नहीं चलता, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसके बाद उनका लाइफस्टाइल, बाहर आना जाना कम है, मूवमेंट कम है। उसके बाद ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद वेट गेन ज़्यादा है, उस वेट गेन से भी डायबिटीज़ होती है। तो ये इस तरह की और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन में ज़्यादा। तो कैसे अपने आप को क्योर करें? वो इसका आपने वजह तो बता दी, इसका हल भी बताइए। देखिए, जो तो ये चीज़ें कि एक्सरसाइज करना, मूव करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना होना, यानी हर वक्त बैठे रहना ना करना, उसके अलावा ये बड़ा अहम है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, फाका करना। ठीक है। सो सपोज कीजिए, ये एक चीज़ मैं अगर आज की बात में सिर्फ इतनी बात ही समझ आ जाए, हमारी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होती है डायबिटीज़ की कि जनाब छोटे पोर्शन खाएं, बार बार खाएं। जी, यस, यही होती है ना। उसका बड़ा नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि जो सेल बैठा हुआ है, जो क्लॉक चला रहा है कि जनाब खाना आया कि नहीं आया, अगर आया है तो वो खाना बाहर से खाता है और अगर नहीं आया तो अपने अंदर से साफ करता है। तो अब आप उस सेल को हर 2 घंटे बाद खाना देने लग जाएं, चाहे थोड़ा दें, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। जब आप फाका देते हैं 6 घंटे के बाद वो अपने आप को साफ करना शुरू करता है। सो सबसे अहम बात, और ये फ्री है, आपने फाका किया है तो उस पर तो कोई दवाई नहीं लगी, उस पर कोई पैसा भी नहीं लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस तनासुर में बात करें तो आगे रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, तो किस तरह से रूटीन बेहतर कर सकते हैं और आगे से रमज़ान के अलावा भी आगे चल के भी उसको डेवलप कर सकते हैं अपनी आदत को कि आप फास्टिंग की तरफ आ जाए? जी, ये देखिए, हमारी फास्टिंग, हमारे रोज़े हमारे आम दिनों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हम सहरी में भी बहुत कुछ खाते हैं, रात को इफ्तारी में तो हाथ रुकता ही नहीं है जी, ये शिकायत है। और इफ्तारी में हम पहले खाते हैं फ्राइड फूड्स, फिर हम वो नमाज पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा डिनर भी खाते हैं, फिर मैंने देखा है लोग तो रातों को जाके भी खाते हैं। तो इफ्तारी में तो हम अपना खाना, रमज़ान में तो खाना डबल ट्रिपल कर देते हैं। यस, वेट ज़्यादा बढ़ा होता है राइट, आम दिनों से आप रमज़ान में। सो अगर सही तरीके से रोज़ा रखा जाए कि सुबह लाइट खाना खाया, यखनी ले लें, कोई लाइट सा अंडे ले लें और उसके बाद जिस्म को फाका होने दें। फिर जब आप रोज़ा ख़त्म कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी फ्राइड फूड्स खानी बंद करें। ये जो समोसे और कचौरियाँ और स्टार्ट यहीं से होता है हमारा स्टार्ट फ्राइड फूड्स के अंदर। अब कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि एयर फ्रायर में भी ना खाएं। नहीं, एयर फ्रायर ठीक है, वो ठीक है। एयर अच्छा, फ्रायर उसमें ठीक मना है कर सकते हैं। जी, ठीक ये है हाई हीट और ऑयल के साथ। उसमें ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, और एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एल, एडवांस्ड लिपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट। ये 2 चीज़ें बनती हैं फ्राइड फूड में। आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ लीजिए जैसे पॉइजन है, सुइयाँ है। वो जब हम खाते हैं तो वो जाके सारी इंटेस्टाइन को ज़ख्मी करती हैं, फिर वो जिस्म के ब्लड के अंदर चली जाती हैं, वहाँ से ब्रेन में भी जाती हैं, वहाँ से वो लोबलमा में जाती हैं, लिवर में जाती हैं, वो हर जगह इन्फ्लेमेशन कर देती हैं। राइट, तो खाली उस इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज़ हो जाती। तो अभी तो हमने और खाना है। तो अगर रोज़े सिंसियरली रोज़ों की तरह से कर दिए जाए तो ये मसला नहीं आएगा। बिल्कुल, रोज़े में एक्चुअली डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है विद इन अ मंथ, अगर उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं या कौन सी ग़िज़ाएं हैं
ये तो आपने बता दिया कि क्या नहीं लेना। जी, जो जी। आप रेकमेंड करें वो क्या चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ हल्दी जो है वो इन्फ्लेमेशन उतारती है। बिल्कुल। जब भी हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम होती है, हमारा लुबलबा सही काम करता है, हमारा लिवर सही काम करता है, हमारे बॉडी के सिस्टम सही काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन उतारने के लिए हल्दी को दूध के साथ मिक्स, हल्दी अकेले एब्जॉर्ब नहीं होती जीआईटी से, ओके। उसको फैट चाहिए होती है एब्जॉर्ब होने के लिए। यानी नीम गर्म पानी में ना लें, आप उसे दूध में नहीं, लें। उसको दूध में। अगर ठीक है। कोई किसी को दूध मना है या लैक्टोज इंटॉलरेंस वेरी है गुड। तो इन फिर दैट वो क्या केस करे? पेपर के साथ ये जो काली मिर्च है, थोड़ी सी पीस के, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। वो हल्दी में मिला लें। हल्दी में मिला वो 1000 गुना उसकी एब्जॉर्प्शन और पाउडर फॉर्म में लें। जी, पाउडर फॉर्म। सुबह या शाम उसमें कोई जी, तफरीक कोई नहीं है। कोई मसला नहीं। ठीक है। एक तो हल्दी लेनी चाहिए, उसके बाद जो नॉर्मल विटामिन हैं वो रेगुलरली लेने चाहिए। विटामिन डी बहुत अहम है। यस। विटामिन डी भी इन्फ्लेमेशन कम करता है, राइट? तो ये लेने चाहिए। इसके बाद अगर कोई डायबिटिक है तो बर्बरीन एक और सप्लीमेंट है जो बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे अहम बात इंटरमिटेंट फास्टिंग और फूड का स्ट्रक्चर चेंज करना। बिल्कुल ठीक है। ये आज की अहम बात तो अहम आगे बात। इंटरमिटेंट फास्टिंग और आपका जो लाइफस्टाइल है इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब Thank आपके you आपके so आपके much. वक्त का।